डियर स्टूडेंट्स, अपने BSc पार्ट 3 के क्रॉप इम्प्रूवमेंट कोर्स के लिए जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ का कोर्स है उसके लिए आज से हम अपना वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार उसमें क्रॉप्स हैं और पहली क्रॉप है राइस। राइस एक खरीफ की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है और इसके अंदर जो खाद्यान्न का उत्पादन है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता है, इसमें राइस का यानी धान का बहुत अत्यधिक महत्व है। हर क्रांति में भी धान का गेहूं के साथ साथ में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी हम ब्रीडिंग, हम इम्पोर्टेंस, बॉटनी, फ्लोरोबायोलॉजी, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स और ब्रीडिंग मेथड्स इत्यादि इत्यादि विभिन्न आयामों पर अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। आज अपन इसका एक भाग पूरा करते हैं जिसमें इसका इम्पोर्टेंस, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइस को हम बॉटनिकल भाषा में कोराइजा सटाइवा कहते हैं, कोराइजा सटाइवा। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 24 होती है। तो चूंकि ये डिप्लॉइड स्पीसीज है, ऑलमोस्ट जितने भी स्पीसीज हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिप्लॉइड्स एंड ए जीनोम इज वर्किंग देयर। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन में राइस का हुआ है, विकास हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, प्राइमरी डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड इन द एरिया। सो असम, मेघालय, साउथ चाइना, ईस्ट पार्टन, इवन अप टू बर्मा और मलाया तक भी इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो जो टोटल फूड ग्रेन बाउल है, टोटल जो खाद्यान्न का उत्पादन है, उसमें धान का महत्वपूर्ण स्थान है। करीबन 500 मिलियन टन, यानी एग्जैक्टली अगर अपने आंकड़े पर जाएंगे तो 496 मिलियन टन वर्ल्ड का प्रोडक्शन इसके अंदर है राइस का। इसको अगर अपन देखते हैं तो साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया और ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। 2/3 of the total rice production is grown or produced by this part, South और East Asia। अगर 1 by 1 हम कंट्रीज मेजर जो 10 कंट्रीज हैं जो धान का उत्पादन करती हैं, उनमें चाइना रैंक्स एट फर्स्ट। चाइना का 148.5 मिलियन टन है। दूसरा नंबर इंडिया का है जिसमें 116.42 मिलियन टन है। इंडोनेशिया का 36.7 मिलियन टन है। बांग्लादेश का 34.91 टन है। वियतनाम का 27.77 मिलियन टन है। थाईलैंड का 20.34 है। बर्मा का 13.2 है। फिलीपाइंस का 11.73 है। जापान का 7.66 है और ब्राजील का 7.14 मिलियन टन प्रोडक्शन है। जहां तक एरिया की बात है, टोटल वर्ल्ड में जो धान का एरिया है वो 167.13 मिलियन हेक्टर, 167.13 मिलियन हेक्टर है। और इसमें इंडिया रैंक्स एट फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्रेज। तो इंडिया में इसका जो एरिया है 44 मिलियन हेक्टर है। इसके बाद चाइना 31 मिलियन हेक्टर है। इसके बाद इंडोनेशिया 13 मिलियन हेक्टर है। बांग्लादेश 12 मिलियन हेक्टर है। और इस प्रकार से टोटल जो वर्ल्ड का एरिया है 167.13 मिलियन हेक्टर है और जो प्रोडक्शन है वो 496 मिलियन टन है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इकोनॉमी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो धान अपना महत्वपूर्ण रोल रखता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी में। तो मेजर एक्सपोर्टर्स इंडिया इज द फर्स्ट इन एक्सपोर्टिंग राइस, सेकेंड स्टैंड्स थाईलैंड और मेजर इंपोर्टिंग जो कंट्री है वो चाइना और इंडोनेशिया है। चाइना इतने उत्पादन के बावजूद भी बड़ी जनसंख्या के कारण उसको काफ़ी मात्रा में धान का इंपोर्ट और आयात करना पड़ता है। जहाँ तक उत्पादकता का सवाल है, चूंकि इंडिया, आपने इस आंकड़ों में देखा होगा कि चाइना का जो उत्पादन 148.5 मिलियन टन है, जबकि इसका एरिया 31 मिलियन हेक्टर है। इसका कारण है उत्पादकता, यानी प्रति हेक्टर किलोग्राम उत्पादकता धान की। तो चाइना रैंक्स एट फर्स्ट। चाइना की जो उत्पादकता है वो 6,710 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। इसके बाद इंडोनेशिया है 5,152 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। इसके बाद इंडोनेशिया है 4,315 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान का सवाल है, यहाँ 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टर है इसकी उत्पादकता धान की। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान
काफ़ी बचा हुआ है। हम इसको विभिन्न ब्रीडिंग मेथड से और मैनेजमेंट मेथड से और अच्छी वैरायटी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, इसमें कई प्रकार की स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में चलती हैं। इनको वैज्ञानिक लोगों ने मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा हुआ है। नंबर 1 इंडिका, नंबर 2 जैपोनिका, नंबर 3 चेवानिका। तो इंडिका जो स्पीसीज है ये मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया और इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया में ये थी, और ये इसका अगर अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ट्रॉपिकल और मानसून जो क्षेत्र हैं, जहाँ मानसूनी क्षेत्र से खेती होती है ट्रॉपिकल्स में, वहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाती है इंडिका। इसमें आमतौर पर जो सॉइल्स है वो इनफर्टाइल होती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो अनइवन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। इसलिए और इसके अंदर जो है ना जो रेडिएशन है, टोटल फोटो पीरियड है वो भी कम मिलता है इनको, क्योंकि यहाँ सीजन में खरीफ सीजन में, रेनी सीजन में, मानसून सीजन में क्लाउडी वेदर होता है। क्लाउडी वेदर के कारण से लो सोलर रेडिएशन इसको प्राप्त होती है, और इसका जो सोइंग का पैटर्न है इन क्षेत्रों में, चूंकि मानसून है तो ब्रॉडकास्टिंग है, इसलिए इसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है, मोर स्पेसिंग इज देयर। अब इस कारण से इसकी जो मेन लक्षण है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है कि ये टाल प्लांट्स होते हैं 160 से 200 सेंटीमीटर हाइट वाले, और इनमें टिल्डरिंग वो हैवी होती है, हैवी टिल्डरिंग इज देयर बिकॉज ऑफ मोर स्पेसिंग, उसको ज़्यादा स्थान मिलेगा। इसी प्रकार से इनकी जो लीफ है वो लॉन्ग और ड्रूपिंग लीफ होती है, और इसकी जो इन्हीं कारणों से जो कॉम्पिटिटिव विद वीड्स है वो वेरी लो है, इसलिए इनको जो स्पेसिंग ज़्यादा रहती है तो खरपतवार ज़्यादा नुकसान इस क्रॉप को करते हैं, और उससे ज़्यादा फोटो पीरियड सेंसिटिव स्पीसीज होती है ये इंडिका वाली, यानी जो लेंथ ऑफ डे है, डे लेंथ है, उससे प्रभावित होती है। इसी प्रकार से डिलेज इन मैच्योरिटी, इसके मैच्योरिटी में भी विलम्ब होता है, पकाव में विलम्ब होता है, और एक इसमें फायदे वाली बात है सीड डोरमेंसी पाई जाती है। अगर लोजिंग भी हो जाती है, आपकी फसल गिर भी जाती है, तो बीज आपका फील्ड में नहीं उगेगा। इसी प्रकार दूसरी जो स्पीसीज है टाइप्स ऑफ जापानी का, ये जनरली इसके कंट्रास्ट में अगर अपन देखेंगे, इसकी तुलना में इंडिका की तुलना में देखेंगे तो ये टेम्परेट और जो ठंडे प्रदेश है उनकी स्पीसीज है, तो ये मॉडरेट और टेम्परेट रीजन में उगाई जाती है, और क्लाइमेट इसका ठंडा होता है। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द सोइंग, बुआई के समय में लो टेम्परेचर होता है, जबकि अपने इंडिका जो स्पीसीज थी उसमें इन दिनों में करीब हाई टेम्परेचर होता है। रेनफॉल मोर इवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ इस क्षेत्र में रेनफॉल का बराबर वितरण है। इसी प्रकार से सोइल रेडिएशन हायर है, सोइल रेडिएशन भी हाई है क्योंकि क्लाउडी वेदर नहीं होता, हमारा सोलर रेडिएशन लो है। सोलर रेडिएशन लो इसलिए है कि यहाँ क्लाउडी वेदर होता है तो सीधा प्रकाश पौधों को नहीं मिल पाता। तो इन सब कारणों से इसमें बेटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट कंट्रोल करती है ये स्पीसीज, और यूनिफॉर्म वाटर डेप्थ, सबको बराबर सभी पौधों को बराबर पानी मिलेगा, यानी पानी में रहने वाली फसल है चावल, तो यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वाटर, क्लोजर स्पेसिंग, ये सघन बुआई करने वाली स्पीसीज होती है, और हाई सॉइल फर्टिलिटी, इसलिए ये जो भूमियाँ इस क्षेत्र की भूमियाँ हैं वो विद हाई फर्टिलिटी है, तो इनका उत्पादन निश्चित तौर पर ज़्यादा हो। कोल्ड टॉलरेंस, ठंड के प्रति इनकी सहनशीलता अधिक होती है। बेटर स्टैंड्स, सही प्रकार से फील्ड में खड़ी रहने वाली स्पीसीज होती हैं। अपराइट लीफ एंड बेटर लाइट पेनिट्रेशन इन कैनोपी, सीधी पत्तियां होती हैं, अपराइट पत्तियां होती हैं, इसमें ड्रूपिंग लीव्स होती हैं, इसलिए जब सीधी पत्तियां होती हैं तो सोलर रेडिएशन जो है वो कैनोपी में पर्याप्त मात्रा में पौधों को पहुंचता है, तो फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ती है, और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पौधे की ज़्यादा होगी, जिसके कारण उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और इस प्रकार से ये थोड़ा शॉर्ट स्ट्रॉ यानी प्लांट हाइट इसकी एज कंपेरिजन टू इंडिका कम होती है। तीसरा जो स्पीसीज है वो है जवानिका, ये प्राय वैज्ञानिकों ने इसको इंटरमीडिएट माना है इन बिटवीन इंडिका एंड जैपोनिका। तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉल एंड थिक स्टेम, ब्रॉड एंड स्टिफ लीव्स, लो टिल्डरिंग, ये इसका माइनस पॉइंट है। रेजिस्टेंट टू
शैटरिंग, इसके जो दाने हैं वो गिरते नहीं, झड़ते नहीं है, और लाल एंड बोल्ड ग्रेन, जो इसका बीज का साइज है वो मोटा है और बोल्ड है, बड़ा है। तो ये सब अपने इसी के बारे में आपने जाना। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की जो 3 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब, दीज आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो जो स्पीसीज के आधार पे जो हमारे इंडिका जो वैरायटीज हैं, इंडिका जो टाइप्स है, वो उसका सेमी ड्वार्फ जो आइडियोटाइप्स है, वो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन का निर्माता माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो अधिक उत्पादन दे सकते हैं, बशर्ते कि जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाए। अतः ये सारी जो इंडिका की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं, जो आप हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के मेथड्स के द्वारा सुधारी गई है, उनकी हाइट भी कम की गई है और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स और लक्षणों में सुधार किया गया है। तो उसके कारण से ग्रीन रिवोल्यूशन का कारण गेहूं के साथ साथ धान भी है, बोनी इसमें। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन इसका फ्लोरल बायोलॉजी और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह अगले वीडियो में आप ये देखेंगे। थैंक यू।